हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स 7U। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपका पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट को कवर कर लिया था। अब बचा है आपका ग्लोबल एंटरप्राइज, ज्वाइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये तीन आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। तो स्टे ट्यून, लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? वो कंपनीज होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि दूसरे देश में रह के हमारे यहाँ मतलब कि अलग अलग देशों में काम करती हैं। मान लो कि इंडिया के अंदर कोई कंपनी है, वो दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रही है या फिर वहां पे अपने ब्रांचेस खोल रही है या फिर वहां सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या हो गई? वो मल्टीनेशनल कंपनी हो जाएगी। तो मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल। तो मल्टी मीन्स द नेशन, मेनी, एंड नेशनल मीन्स कंट्रीज और नेशन। तो मल्टीनेशनल मतलब मेनी कंट्रीज, ठीक है। तो वो कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है, वो उसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल। So multinational means a company which operates in many countries, such as company has branches, factories, workshop in different country। तो ये सारी चीजें मतलब कि ब्रांचेस हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, वर्कशॉप हो गई, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में उसके हैं। और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। तो एमएनसी को हम लोग ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। तो ग्लोबल एंटरप्राइज और इंटरनेशनल एंटरप्राइज, द हेडक्वार्टर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर लोकेटेड इन वन कंट्री, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? हेडक्वार्टर एक ही जगह पे होता है, वो होती है उसकी खुद की होम कंट्री होती है, ठीक है, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर होता है। एंड इट्स कैरी बिजनेस इन अदर कंट्रीज, होस्ट कंट्री। द मल्टीनेशनल कंपनीज गेट इनकॉर्पोरेटेड इन होम कंट्री। मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? होम कंट्री से सारे के सारे अदर कंट्रीज को ऑपरेट करती हैं एक जगह बैठ के। तो इस फीचर को क्या बोलते हैं हम लोग? कि एक जगह बैठ के और बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करने की फीचर को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में हमको क्या देखने को मिलता है? सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज अ कंपनी और एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ सेवरल नेशन फॉर द पर्पस ऑफ ओवरकमिंग द बैरियर्स एट पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये रिचर्ड एल्स का जो है स्टेटमेंट है या फिर डेफिनेशन है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होती है, कि वो एक ऐसी कंपनी होती है या फिर एंटरप्राइज होती है जिसको ओन्ड एंड कंट्रोल कौन करता है? सेवरल रेसिडेंट्स, मतलब कि सेवरल कंट्री में किया जाता है। पर्पस क्या होता है? कि जो बैरियर्स हैं, ठीक है, बैरियर्स हैं उनको खत्म करना, जो पॉलिटिकल बैरियर्स हैं उनको खत्म करना उनका पर्पस होता है। द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज अ कॉरपोरेशन विच ऑपरेट्स इन एडिशन टू द कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन वन और मोर अदर कंट्री। ये आपका यूएनएस, यूनाइटेड नेशन कमीशन का जो है डेफिनेशन है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर एमएनसीज को लेके, कि अ कॉरपोरेशन विच ऑपरेट इन एडिशन टू द कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन वन और मोर कंट्री। तो वो कंट्री जो एक से ज्यादा जगह पे ऑपरेट करती है और इनकॉर्पोरेट करती है, उसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। समझ में आ गया? तो मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी जो एक जैसे ज्यादा देश में काम करती हो, चाहे वो उसका वेयर हाउस हो, चाहे सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, चाहे प्रोडक्शन कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, तो उसको बोलते हैं हम मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट फीचर है आपका, पहला सबसे फीचर है कि जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। तो एमएनसी क्या होती है? बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती हैं, और उनके पास जो कैपिटल होता है, जो पैसे होते हैं, वो हद से ज्यादा होते हैं, ठीक है। द एसेट्स एंड सेल्स ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, आर क्वाइट लार्ज। ज्यादा से ज्यादा सेल्स करती हैं। These companies operate on large scale. Their operations are so huge that sometimes their sales turnover exceed the GDP of developing country. For example, the physical assets of IBM exceeds $8 billion. ठीक है। तो कुछ कंपनीज जो होती हैं वो उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होता है। पहला फीचर सिंपल सा है कि
जाइंट साइज की होती है, मतलब बड़ी होती हैं और ज्यादा से ज्यादा उनके पास पैसे होते हैं। कुछ कंपनीज इतनी बड़ी होती हैं और इतने ज्यादा उनके पास पैसे होते हैं कि वो एक डेवलपिंग कंट्री की जीडीपी के बराबर वो पैसे होल्ड करती हैं। ठीक है। दूसरा है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, जो मैंने शुरू में बता दिया कि इनका कंट्रोल कहां से होता है, इनकी होम कंट्री से ही इनका कंट्रोल होता है। मतलब कि जहां पे इनका होम कंट्री होगा, सपोज टाटा का होम कंट्री कहाँ है, इंडिया है। अगर टाटा कहीं अपना और वर्कशॉप खोल रही है, ठीक है, किसी और कंट्री में इसका वर्कशॉप है, तो इसका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कहाँ पे होगा, इसकी होम कंट्री में, जो कि इंडिया है। द ब्रांचेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज फ्रॉम द हेडक्वार्टर लोकेटेड इन होम कंट्री। तो ये कहाँ से मैनेज होता है, अपनी होम कंट्री से, जहां पे इसका हेडक्वार्टर हो वहां से इसको मैनेज किया जाता है। एक जगह से कोई भी चीजें कंट्रोल होती हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फीचर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो जो ये एमएनसीज होती हैं इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती हैं, क्योंकि ये पैसे ज्यादा से ज्यादा लगा सकती हैं, बड़ी होती हैं, तो इनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी भी जो रिसेंट टेक्नोलॉजी होती हैं या फिर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी होती हैं इनके पास होती हैं। ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी मेक यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। They are employ capital intensive technology and innovative techniques of production। तो ये क्या करते हैं, ये लेबर इंटेंसिव पे काम नहीं करती, ये काम करती हैं कैपिटल इंटेंसिव पे। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करो और ज्यादा से ज्यादा बेहतर और प्रिसाइज तरीके से प्रोडक्शन करो। ठीक है। तो यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करना इनका काम होता है। एक्सपेंड करती हैं अपने मार्केट को, मार्केट कैप्चर करती है। तो ड्यू टू इस वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सीलेंट मार्केट स्किल, multinational corporations has access to international markets. It is able to sell its products, services in different countries. A multinational corporation operates in more than one country. It has its branches, factories, offices in several countries. It operates through network of branches and subsidiaries in host country। तो क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं, हर जो है ब्रांचेस, जो दूसरी कंट्री में ब्रांचेस हैं उनकी जो है ब्रांचेस का जो मैनेजर होता है वो होम कंट्री से कनेक्ट रहता है और होम कंट्री से जो भी डिसीजंस होते हैं वो आपकी जो दूसरी कंट्री में जो ब्रांचेस होती हैं वो फॉलो करती हैं। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करना, ज्यादा से ज्यादा मार्केट जो है अट्रैक्ट करना इनका पर्पस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स का मतलब है कुछ कंपनियां जो एमएनसीज हैं, ठीक है, वो डिसीजन लेती हैं और उसके हिसाब से मार्केट चलता है। ठीक है। ओलिगोपोली मीन्स द पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू कंपनीज ओनली। ड्यू टू देयर जायंट साइज, the MNC companies occupy a dominating position in the market. They also take over their firms to acquire large power. For example, Hindustan Unilever Limited acquired Tata Oil Mills, Ponds India, etc. to improve its market share. तो क्या हुआ कि जो कुछ MNCs हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो क्या करती है कि टाटा के शेयर जो है, टाटा का मार्केट, टाटा ऑयल मिल्स है, उसका मार्केट कैप्चर कर ली, पॉन्ड्स का मार्केट कैप्चर कर ली, अब उसको रेगुलेट कर रही है। तो ये क्या करती हैं, कुछ कंपनीज, बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को कैप्चर करके उसको रेगुलेट करती हैं। ठीक है। प्रोडक्ट्स में इनोवेशन करना इनका काम होता है कि नए नए तरीके से प्रोडक्ट ले आना, प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेशन करना। दीज एंटरप्राइज हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सबसे ज्यादा खर्चा अपना R&D पे करते हैं। ठीक है। Department engaging in task developing new products and superior designs of existing product। ठीक है। तो नया से नया प्रोडक्ट जनरेट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना इनका पर्पस होता है। ये सब सारे फीचर्स हैं जो कि एक एमएनसीज के अंदर देखने को मिलते हैं कि जॉइंट साइज होती है, ठीक है, एडवांस जॉइंट साइज होती है, सेंट्रल कंट्रोल रहता है उसका, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मार्केट ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करते हैं,
कुछ एमएनसीज होती हैं पूरे मार्केट का डिसीजंस लेती हैं, जो है प्रोडक्ट में इनोवेशन करते रहते हैं, मार्केट की स्ट्रेटजीज अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, मतलब मार्केट की स्ट्रेटजी जो है चेंज कर सकते हैं, इतनी पावर होती है। दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग, दे यूज अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स। तो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे ज़्यादा खर्चा करते हैं। फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैब करते हैं, जैसे कोई इंडिया की कंपनी हो गई, अमेरिका की कंपनी के साथ कोलैब करके बिजनेस करना, तो ये एमएनसीज का काम होता है। द फॉलोइंग सेफ गार्ड मस्ट बी टेकन टू इंश्योर इफेक्टिव रूल। तो ये कुछ सेफ गार्ड्स हैं जो कि लेते हैं, कुछ एमएनसीज लेती हैं इंडिया जैसे कंट्रीज के अंदर। एमएनसी शुड बी अलाउड टू इंटर इन हाईटेक इंडस्ट्रीज ओनली। एमएनसीज क्या करती हैं, उन्हीं को अलाउ करते हैं जो हाईटेक इंडस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोकेमिकल एक्सेट्रा। एमएनसी मस्ट ब्रिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट सो दैट देयर इज इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो क्या करती हैं, एमएनसी किसको ले आती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आती हैं, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी को बैलेंस रखा जा सके, इंप्रूव किया जा सके। एमएनसी शुड नॉट बी अलाउड टू किल स्मॉल डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस। तो एमएनसीज के ऊपर ये प्रेशर होता है कि जो एमएसएमईज होती हैं, ठीक है, एमएसएमईज होती हैं, उनके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखने का काम किसका होता है, एमएनसीज का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को फॉलो करके इंडिया के अंदर एमएनसीज काम करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का क्या काम होता है, ज्वाइंट वेंचर क्या काम करता है कि कोई एक बिजनेस, ठीक है, या फिर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम करता है और एक दूसरे का रिसोर्स यूज करता है, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। When two or more firms join together to establish new enterprise, then it is known as joint venture। जैसे मान लो टाटा ने और रिलायंस ने मिलके कोई एक बिजनेस मॉडल पे काम किया और उसको एक पर्टिकुलर बिजनेस का नाम दे दिया, और उसका पर्पस क्या था कि सर्विस प्रोवाइड करना या सोसाइटी में इंप्रूवमेंट करना, तो वो होता है आपका ज्वाइंट वेंचर। The two firms contribute capital and participation in management of enterprise. In simple word, we can say joint venture is a partnership between two firms। तो दो फर्म के बीच में पार्टनरशिप को हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। फर्म ऑफ सेम कंट्रीज एज वेल एज फर्म ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ज्वाइंट वेंचर। तो इंडिया के अंदर की भी कंपनीज मिलकर ये काम कर सकती हैं या फिर बाहर की कंपनीज मिलकर ये काम कर सकती हैं। तो सीधा सा मतलब है, जब दो कंपनीज मिलके एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए काम करती हैं, रिसोर्सेज का यूज करके एक दूसरे का, तो वो होता है आपका ज्वाइंट वेंचर। एग्जांपल के लिए टाटा एंड स्टील कंपनीज ज्वाइंट हैंड विथ आपका एपिकोल, अ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, टू प्रमोट एपी टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड। ठीक है, तो टाटा की स्टील कंपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ कोलैब करके काम कर रही है एक पर्टिकुलर टारगेट से, ठीक है। फिर ब्रिम बैम इंडस्ट्री लिमिटेड इन इंडिया एंड यामाहा मोटर कंपनीज लिमिटेड ऑफ जापान ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिरला यामाहा लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से दो कंपनीज मिलके एक पर्टिकुलर काम को करती हैं, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। फीचर क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, मतलब फीचर क्या है, इंक्रीज्ड रिसोर्स एंड कैपेसिटी। तो उनका क्या है, रिसोर्सेज पैसे बढ़ जाते हैं और कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, मतलब कि एम्प्लॉयज एकजुट हो गए, रिसोर्सेज मिल गए, पैसे कम थे दूसरी कंपनी से भी पैसे आ गए, तो पैसे मिलके और रिसोर्सेज रॉ मटेरियल हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ये सब मिलके स्किल्स मिलके एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। इन ज्वाइंट वेंचर कंपनीज गेट लार्ज रिसोर्सेज enabling the company to grow and expand more quick and efficiently। ठीक है, मान लो आपके पास पैसे हैं, एक कंपनी फर्स्ट है उसके पास मनी है, कंपनी सेकंड है उसके पास स्किल है, ये दोनों मिलके एक पर्टिकुलर बिजनेस को जो है एक पर्टिकुलर बिजनेस के आइडिया को अंजाम दे रहे हैं, तो वो हो गया आपका ज्वाइंट वेंचर। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये एक दूसरे के मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि
फर्स्ट बिजनेस है उसका मार्केट एरिया मान लो अमेरिका का पूरा मार्केट है, और सेकंड बिजनेस है उसका इंडिया का मार्केट है। वो क्या करें, एक दूसरे के मार्केट को यूज कर पाते हैं। ठीक है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक दूसरे की जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। इनोवेशन, एक दूसरे के स्किल का रिसोर्सेज का यूज करके इनोवेशन करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर हेल्प बिजनेस टू कम अप विथ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फॉर अ मार्केट बिजनेस ऑफ न्यू आइडिया एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फॉरेन पैटर्न। ठीक है, तो इनोवेशन करते हैं एक दूसरे का स्किल्स का, एक दूसरे के रिसोर्सेज का यूज करके। मान लो इंडिया के पास वो इनोवेशन नहीं है, तो फॉरेन मार्केट से या फॉरेन के साथ कोलैब करके, फॉरेन कंपनी के साथ वो इंडिया के अंदर वो इनोवेशन ले आएंगे और इंडिया के वो टेक्नोलॉजी ले आएंगे और इंडिया के अंदर वो इनोवेशन करेंगे। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे क्या होता है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है व्हेन इंटरनेशनल कंपनी, जैसे मान लो एक कंपनी उसके पास रॉ मटेरियल है वो फॉरेन में है, दूसरी कंपनी जो कि इंडिया में है और इंडिया के पास जो रॉ मटेरियल है वो महंगा है, तो वो वहां से ले आएगी और यहाँ पे उस रॉ मटेरियल का यूज करेगी और प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये भी एक तरीके का ज्वाइंट वेंचर है। तो व्हेन इंटरनेशनल कंपनीज मर्ज विथ इंडियन कंपनीज टू गेट इमेंस benefit due to low cost of product because of low cost of raw material, labor, management, professionals, CA, engineers, scientists, etc. तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को सपोर्ट कर रही है किस वजह से, कि एक दूसरे की जगह पे रॉ मटेरियल, लेबर्स या फिर जो भी स्किल्ड मेंबर्स हैं वो सस्ते मिल रहे हैं। स्टैब्लिश ब्रांड, एक ब्रांड बनाने में हेल्प करता है। मेन टू फॉर्म enter into a joint venture, one of the party get benefit of other brand। मान लो कि टाटा एक ब्रांड के साथ कोलैब कर रहा है जो कि नॉर्मल ब्रांड है, मान लो एबीसी ब्रांड है, एबीसी का नाम कोई नहीं जानता देन, लेकिन जब वो टाटा के साथ कोलैब कर रहा है तो अब एबीसी का भी गुडविल अच्छा खासा होता जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा मिलता है ज्वाइंट वेंचर में, ये सारे फायदे देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, प्लस प्राइवेट कंपनी दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विस और अ प्राइवेट बिजनेस वेंचर विच इज funded and operated through a partnership of government and one or more private sector companies. These schemes are called PPP बोलते हैं या फिर इसको, या फिर P3 बोलते हैं या फिर 3Ps बोलते हैं। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में जो होता है ज्वाइंट वेंचर होता है। ठीक है, अ हॉस्पिटल बिल्डिंग फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्शन बाय अ प्राइवेट डेवलपर्स एंड सपोज फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करना है तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी अडानी ग्रुप को दे देती है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कोई पोर्ट का कंस्ट्रक्ट करना है तो अडानी को दे देती है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो अडानी को दे देती है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का पीपीपी वर्क है जो कि आपका बीजेपी गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट अडानी ग्रुप्स को देती है। ठीक है, तो ये एक तरीके का आपका पीपीपी काम है। फीचर क्या क्या है, इसके फीचर देख लेते हैं। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइज। तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच में ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क होता है कि जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक आप काम कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज, ठीक है, इन सम टाइप ऑफ पीपीटी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज इज बोर्न बाय यूजर्स ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल आप टोल टैक्स देते हो, ये क्या है, ये एक तरीके का जो आप सर्विस ले रहे हो उसका कॉस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, तो टैक्स पेयर्स एंड द सम द कॉस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज बोर्न होली और पार्शली बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कुछ तो पैसा जो है गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिल जाता है, लेकिन कुछ पैसा आप अपनी जेब से देते हो। प्रोविजंस ऑफ कैपिटल सब्सिडी, तो जो है कैपिटल सब्सिडी मिलती है। तो प्रोजेक्ट दैट एम्स एट क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर द गवर्नमेंट में प्रोवाइड कैपिटल सब्सिडी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप कहीं बिल्डिंग बना दिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस बिजनेस को, उस कंपनी को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, टैक्स में छूट प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो ये सब फायदा देखने को मिलता है आपका पीपीपी मॉडल में। ठीक है,
नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर। तो पीपीपी जो आपका पीपीपी मॉडल है वो स्पेशली फोकस किस पे करता है, जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका रोड बनाना, हाईवे बनाना, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना। तो यहाँ तो जिसमें आपका वेलफेयर का भी काम हो जाए, जिसमें सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो और आपका फायदा भी हो जाए, ठीक है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो हो गया, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो ये एक तरीके का आपका पीपीपी मॉडल है। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू शेयर होता है, जैसे कि आपका टोल हो गया, तो टोल में जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें कुछ पैसा जो होता है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उसको जाता है और कुछ पैसा गवर्नमेंट को जाता है। द रेवेन्यू ऑफ पीपीपी शेयर बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस, तो रेवेन्यू शेयर होता है। प्रॉब्लम विथ पीपी, तो पीपीपी के साथ जो आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है ये है कि प्रॉब्लम विथ पीपीपी प्रोजेक्ट इज प्राइवेट इन्वेस्टर ऑब्टेन अ रेट ऑफ रिटर्न दैट वाज हायर देन गवर्नमेंट। तो इनको रेट ऑफ रिटर्न क्या है, गवर्नमेंट से ज्यादा मांगते हैं। तो इवन दो मोस्ट ऑफ द इनकम रिस्क इज बोर्न बाय पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ पे ये रिस्क देखने को मिलता है, ठीक है, कि क्या होता है कि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मांगेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे में काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट वो फुलफिल नहीं कर पाती है, इस वजह से बीच में काम रुक जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं आपके पीपीपी मॉडल में, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आपका बिजनेस सर्विसेज, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, वो शुरू करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट में पूछ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मम्मी पापा का ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है।